आ रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की, एक ऐसे टॉपिक की जो दिखने में ऐसा लगता है कि सर ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। क्या ज़्यादा रेलेवेंट, मतलब लोग इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लोग ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण नहीं समझते। किसी भी प्रोफेशन का जो मूलभूत आधार है, किसी भी प्रोफेशन का जो वर्चस्व है, जो वजूद है, वो इसी चीज से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस, ना केवल एग्जाम स्टैंड पॉइंट से बल्कि आपके प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से, आप जब सीएम में बनोगे, सीएम में बनने के बाद जब आप ऑन ग्राउंड जाओगे, काम करने जाओगे, तो ये चीज आपको गांठ बांध के रखनी है, अपने पास संभाल के रखनी है, क्योंकि ये चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जबरदस्त है किसी भी प्रोफेशन। कपड़ों के, फैशन फैब्रिक के, एक्सेसरीज के, गाड़ियों के, चिप्स के, चॉकलेट्स के, बेवरेजेस के, स्नैक्स के, अलग अलग चीज़ों के, इन्वर्टर के, बैटरीज के, मोबाइल। मार्केटिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, बट आज का जो जमाना है ना, वो भाई मार्केटिंग का जमाना है। एक बात आज के जमाने में कही जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज दिखेगी वो बिकेगी, चाहे उसकी क्वालिटी मीडियोकर भी क्यों ना हो, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज भी क्यों ना हो रही हो क्वालिटी, अगर किसी और की। जो कल्चर है, ये इस युग का कल्चर है, ये आज के ज़माने का कल्चर है, और भाई इससे कोई भी अछूता नहीं है। आप और मैं, हम दोनों ही इस युग के पार्ट हैं, विच युग और विच टाइम इज डिनोटेड बाय मार्केटिंग, है ना। नाम नहीं लूंगा, उसने 3 लीडिंग एक्टर्स को अपने एड में लिया हुआ है, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। मतलब सोचो, उन्होंने ट्रिपल खर्चा किया अपने एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए। सो जो स्पॉन्सर होता है ना, उसी के उस वाले शो में एड्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो भाई ये युग ही ऐसा है कि हमारा जो युग है, वो मार्केटिंग का युग है, वो दिखावे का युग है, वो शोशे। मार्केटिंग पे जाता है, ब्रांड डेवलपमेंट पे जाता है, और मार्केटिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस समय
मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं पूरे इंडिया में। कि आपने कभी किसी डॉक्टर का एड या मार्केटिंग देखा है कि भाई मैं हूं डॉक्टर सेठी, मैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों साथ में हो और वो कहें हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाई है सिर्फ और सिर्फ सीएम में सो एंड सो से, आप भी को भी जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरानी हो तो आप सीधे चले जाइए इनके पास, क्योंकि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, आपका भी बेनिफिट करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या आपने कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा है कि आ रहा हो भाई ये बिल्डिंग बनाई है इन फलाने फलाने इंजीनियर ने, इसका जो आर्किटेक्चर है देखिए वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर है, अगर आपको भी कोई अच्छी बिल्डिंग बनानी है उसका आर्किटेक्चर आपको चाहिए, आप हायर करिए सिर्फ सो एंड सो इंजीनियर को। क्या आपने कभी इंजीनियर का कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है? क्या आपने कभी किसी भी प्रोफेशनल का एडवर्टाइजमेंट देखा है? अब आप बोलोगे हाँ सर एडवर्टाइजमेंट देखा है, वो जी बाबा बंगाली भूत प्रेत भगाएंगे, ओम 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 करके भूत प्रेत भगाएंगे, या फिर गुप्त रोग का इलाज करेंगे। नहीं नहीं, मैं एलोपैथी, मैं प्रॉपर एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उन बाबा बंगाली और जो भूत प्रेत भगाने वाले लोग थे मैं उन सब की बात नहीं कर रहा भाई, मैं मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, विच इज एलोपैथी या आयुर्वेदा। कभी आपने ऐड देखा है कि पतंजलि ने अपने आयुर्वेद के जो भाई डॉक्टर्स हैं उनका प्रचार किया हो कि ये हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, ये हमारी आयुर्वेद शाला है? हाँ, पतंजलि टूथपेस्ट का आपने ऐड देखा होगा, ठीक है? पतंजलि के हनी का आपने ऐड देखा, पतंजलि जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो आपने ऐड देखा होगा, लेकिन पतंजलि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पेशली मेडिकल सर्विसेज, क्या कभी आपने उनका ऐड देखा है टीवी में? क्या कभी किसी लॉयर को आते देखा है कि अगर आप हैं परेशान अपने क्रेडिटर्स से और आपके क्रेडिटर्स आपका पैसा नहीं पे कर रहे हैं, एक बार आइए हमारे पास और देखिए कैसे हम आपके सारे डेटर्स से आपका सारा पैसा निकलवा देते हैं? क्या आपने कभी ऐसे लॉयर का किसी का ऐड नहीं देखा? किसी सीएमए का ऐड नहीं देखा? किसी लॉयर का ऐड नहीं देखा? किसी भी प्रोफेशनल का हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा कि जी टीवी में उनका ऐड आ रहा हो या कोई बैनर लगाओ, पोस्टर लगाओ जहां पर उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया हो, खुल के प्रचार किया हो कि देखो मैंने ये कंपनीज का कॉस्ट ऑडिट किया, पता है रिलायंस का कॉस्ट ऑडिटर मैं हूं, तुम अपनी कंपनी का भी कॉस्ट ऑडिट कराओ क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज है कॉस्ट ऑडिट करने में। तो ऐसा ऐड कभी हमने देखा ही नहीं होता है। हमारा तो एक बंदे को हम काम करते हैं 10 और क्लाइंट हमारे ले आता है, हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, हमारा तो काम बोलता है। क्या ये रीजन है कि मार्केटिंग नहीं करते डॉक्टर्स लॉयर्स, या ये रीज़न है उन्हें ज़रूरत ही नहीं है? ठीक है, वो कहते हैं अरे हमें ज़रूरत ही नहीं है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट सर्जन है, वो मैं हूँ, तो अल्टीमेटली बंदा जो हार्ट सर्जरी कराएगा मेरे पास ही आएगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी भी तरह के भाई एडवर्टाइजमेंट की। तो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस समय वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोफेशनल्स को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है? क्या प्रोफेशनल्स को जरूरत ही नहीं है कि वो मार्केटिंग करें, अपना मार्केटिंग पे खर्चा करें? या क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते बिपाशा बासु को हायर करना, शाहरुख खान को हायर करना, रणबीर कपूर को हायर करना और अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाना? क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? तो सवाल का जवाब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान को मार्केटिंग की जरूरत है भाई। आज के जमाने में जो भी इंसान कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है उसे मार्केटिंग की जरूरत है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मैं एज अ फैकल्टी ही क्यों ना हूं। अब देखो मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, लेकिन मैं इंश्योर करता हूं कि मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार आती रहें, मैं किसी तरह अपने बच्चों से टच में रहूं ताकि वो और ज़्यादा मेरे सब्जेक्ट्स का प्रचार करें। मैं मैराथन टेस्ट सीरीज कुछ ना कुछ करता रहूं
प्रमोशन है, प्रमोशन का तरीका है, वो यही है भाई। तो जी हां, हर प्रोफेशनल को मार्केटिंग की जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे चार्ट अकाउंटेंट है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी है, चाहे तो सर सवाल ये उठता है, क्या उन लोगों के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है कि वो मार्केटिंग कर सकें, एडवर्टाइजमेंट कर सकें, अपने बैनर्स लगवा सकें, होर्डिंग्स लगवा सकें, या स्टार प्लस पे अपने कलर्स पे अपना एडवर्टाइजमेंट वीडियो बना के डाल सकें, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे? भाई ये तो सस्ते सोर्सेज हैं एडवर्टाइजमेंट के। टीवी तो बहुत महंगा होता है, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स तो बहुत सस्ता सोर्स है एडवर्टाइजमेंट का, इसमें एडवर्टाइजमेंट कर सके। सर क्या उनके पास बजट्स नहीं है, क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या बात कर दी। प्रोफेशनल सर्विसेज आर वन ऑफ द मोस्ट एलीट सर्विसेज, मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विसेज, क्योंकि इसमें कॉस्ट लगती है कम, रेवेन्यू होता है ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट ज्यादा लगती है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, जबकि सर्विसेज में नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो भाई कोई भी लॉयर, कोई भी सीए, कोई भी सीएमए, जो पूरा प्रोफेशन है, डॉक्टर्स, बिल्कुल भी इनके पास खर्चा करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ये शाहरुख खान क्या, ये एल्विस प्रेस्ली को भी बुला सकते हैं, या ये किसी कोरियन के पॉप स्टार्स को हैं, इनकम टैक्स के लॉयर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम टैक्स लॉयर्स विच द कंट्री हैज। इंडिया के नंबर वन टैक्स लॉयर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी केस लड़ते हैं। उनकी एक हियरिंग की फीस होती है 10 करोड़ रुपए, एक हियरिंग में जाने की फीस। कई बार कई केस में जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, तो आपको लगता है जो बंदा एक हियरिंग के प्रोफेशन का अपना प्रचार नहीं करते? अरे मैं एग्जांपल दूं, इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, मैक्स, अपोलो, इन हॉस्पिटल का जो टर्नओवर होता है एक एक दिन का, इट इज रनिंग इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस। एक एक दिन का टर्नओवर रन्स इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस। दिस आर सुपर रिच हॉस्पिटल्स। इनका मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है, इतना एक्सपेंसिव होता है, और ये जो मेडिसिन के लिए चार्ज करते हैं, जो कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए चार्ज करते हैं, इंजेक्शन, सिरिंजेस, इट इज ह्यूज, देयर रेवेन्यू इज ह्यूज। तो क्या मैक्स ग्रुप ऑफ होटल्स अपने एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकता है। दे हैव ऑल द बजट्स, दे हैव ऑल द फाइनेंसेस। देन सर फिर क्या रीजन है कि ये लोग अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते? क्या रीजन है कि ये लोग हेजिटेट करते हैं एडवर्टाइज करने से, हेजिटेट करते हैं किसी भी तरह का प्रमोशन करने से या मार्केटिंग करने से? गाइज, ये लोग हेजिटेट इसलिए करते हैं क्योंकि हर प्रोफेशन इसके दायरे में आता है। क्या है ये? कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंधन हैं जिसमें प्रोफेशनल्स को बांधा गया है। कोई भी प्रोफेशनल वो बंधन, वो सीमा को लांघ नहीं सकता, उसे तोड़ नहीं सकता। ये उस प्रोफेशनल की मजबूरी है। जैसे मेडिकल प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर बनने के बाद आपको वहां से मेंबरशिप लेनी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको वहां से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। चार्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन को कौन गवर्न करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपको वहां से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इस तरह से वो सब अपने मेंबर्स के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। सर ऐसा क्या बिहेवियर को गवर्न करना कि आप अपने प्रोफेशन की उन्नति को ही रोक दो? यहां तो प्रोफेशन की उन्नति रोक रही है, क्योंकि मार्केटिंग करेंगे तो प्रोफेशन की उन्नति होगी, प्रोफेशन ग्रो करेगा। सर ऐसा क्या मतलब रिस्ट्रिक्शन कि आपने प्रोफेशन की उन्नति को रोक दिया? अब सुनना इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है भाई? सुनो, प्रोडक्ट एक अलग चीज होती है। प्रोडक्ट जो होता है वो एक चीज होती है। जैसे मेरी घड़ी, मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये मेरी वॉच है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अब इस घड़ी को बनाया किसने? मुझे उससे परवाह नहीं है। उसका बिहेवियर कैसा है? मुझे उससे परवाह नहीं है।
क्या वो गाली दे के बात करता है जिसने इसे बनाया है? मुझे उससे परवाह नहीं है। क्या वो गलत काम करता है जिसने इसे बनाया है? मुझे उससे परवाह नहीं है। मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट एकदम अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन वाला होना चाहिए। मुझे प्रोडक्ट जबरदस्त लगेगा, मैं बार बार प्रोडक्ट खरीदूंगा। मुझे मतलब नहीं है इसको किसने बनाया। वो गाली देता है, वो बहुत बुरा इंसान है, वो अपने एम्प्लॉइज का शोषण करता है, वो अपने मैल प्रैक्टिसेस करता है, टैक्स की चोरी करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बिहेवियर कैसा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की, तो भाई सर्विसेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। क्यों आप किसी एक सैलून में जाना प्रेफर करते हो और दूसरे सैलून में जाना प्रेफर नहीं करते? आप बोलते नहीं उस सैलून का जो वो पर्सन है ना, तो एक भाई सैलून का एक पर्सन है राम, सर राम बहुत अच्छे बाल काटता है, फिर मैं जब शाम के सैलून में जाता हूँ ना, वो सर बाल इतने अच्छे नहीं काटता। तो पर्सन टू पर्सन ना सर्विसेज वेरी करती हैं। मन नहीं करेगा आपको जाने का। क्यों भाई, क्यों मन नहीं करेगा जाने का? आप अपनी सर्विसेज जो आपको भाई बाल काट रहा है उससे मतलब रखो ना। आपको क्या मतलब वो 4 दिन से नहाया नहीं है, 1 महीने से नहाया नहीं, आपको क्या मतलब? सर मतलब है कि सर्विसेज जो होती हैं वो पर्सन देता है, और पर्सन का बिहेवियर, पर्सन की पर्सनालिटी, पर्सन का एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है सेटिस्फैक्शन लेने के लिए। तो भाई सर्विसेज के केस में ना, जो पर्सन सर्विस दे रहा है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बिहेव कैसे करता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्विस से ज्यादा इंपैक्ट जो पर्सन सर्विस दे रहा है उसका होता है भाई। और यही रीजन है कि जितने भी हिंदुस्तान में सर्विसेज हैं उनको करा जाता है गवर्न, उनको करा जाता है कंट्रोल। तो जो सर्विस दे रहा है उस पर्सन का बिहेवियर गवर्न किया जाता है, वो कैसे बिहेव करेगा। तो जब आप सीएम में बन जाओगे, ठीक है, होगी आपके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज, बहुत खतरनाक आपके पास भाई नॉलेज है, बहुत खतरनाक आपके पास स्किल्स हैं, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स एकदम चुटकी में सारे के सारे याद हैं, आपने इतने कॉम्प्लेक्स केसेस सॉल्व करे हैं, मिनिस्ट्री के साथ डीलिंग करा हुआ है, सब कुछ करा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है क्लाइंट प्लेस पे जाके, तो सब मिट्टी में मिल जाता है। तो नालायक, गरिमा मतलब जो प्रोफेशन का वैल्यू है, जो प्रोफेशन का इज्जत है, हमें वो बरकरार रखनी है। आप खुद बताओ, क्या ये अच्छा लगेगा? क्या ये मतलब एक अच्छे टेस्ट में होगा? क्या ये अच्छा लगेगा कि कैटरीना कैफ आ रही है ऑनलाइन, है ना, बहुत अच्छा किया हुआ है, और वो कह रही है अगर आप अपना हार्ट की सर्जरी कराना चाहते हैं तो कराइए डॉक्टर सेठी से, बिकॉज डॉक्टर सेठी इज़ द बेस्ट हार्ट सर्जन इन इंडिया। एंड हाँ, दिल आपका खुश रहेगा तो आपकी ज़िंदगी खुश रहेगी, फिर दिल लगाइए लोगों से। तो मतलब जो गरिमा है ना, गरिमा, जो जैसे कहते हैं आत्मसम्मान है ना प्रोफेशन का, जो आत्मा है ना प्रोफेशन की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने का डर है। क्योंकि एक बार हमने एडवर्टीजमेंट करने की परमिशन दी अगर, तो फिर कोई रोकेगा नहीं। आपने देखे एडवर्टाइजमेंट कई बार बहुत गंदे बुरे तरीके से भी बने होते हैं, बुरे टेस्ट के भी होते हैं। उसमें जिस तरह के कपड़े यूज होते हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, जिस तरह के डबल मीनिंग वर्ड्स यूज होते हैं, वो फिर भाई कंट्रोल नहीं करे जा सकते, वो फिर किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। आपने देखा है, ये हमारे साथ होता है मार्केटिंग करते हुए, लोग कई बार बैड वर्ड्स या डबल मीनिंग बातें करते हैं। क्या अच्छा लगेगा कि एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ इस तरह की कोई बात करी जाए जो जो मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज करे? क्या अच्छा लगेगी ये बात? क्या ये बात डिसेंट लगेगी? नीचे से एक छोटा सा वो तो आ जाता है क्लेम करके, सिगरेट पीना, धूम्रपान करना हानिकारक है। अरे तो दिखाई क्यों नहीं हो हानिकारक है? तो बैन कर दो ना। सिगरेट पीना टीवी पे दिखाना ही नहीं चाहिए। आपने छोटा सा पट्टी दे दी कि धूम्रपान करना हानिकारक, उससे क्या फर्क पड़ गया? आप सिगरेट पीते हुए तो दिखा रहे हो ना अपने हीरियस को, तो बच्चों पे तो गलत इंपैक्ट पड़ ही रहा है ना। तो क्या अच्छा लगेगा कि शाहरुख खान बैठा है, सिगरेट पी रहा है और कह रहा है
क्या कहीं ना कहीं ये हमारे भाई हमारे चरित्र को धूमिल नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा? तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, प्रोफेशनल हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, कहां सर, कैसा कैसा लगेगा? तो बहुत जरूरी है सर्विसेज के केस में। भाई देखो, प्रोडक्ट में मैं नहीं कह रहा, प्रोडक्ट में पर्सन का कोई रोल ही नहीं होता, तो मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सर्विसेज के केस में। बहुत जरूरी है सर्विसेज के केस में बिहेवियर को रेगुलेट करना, बिहेवियरल एस्पेक्ट को कंट्रोल करना। जिस तरह बिहेव करता है सर्विस प्रोवाइड करने वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का परिचायक है कि बिहेवियर भाई आपका सही होना चाहिए, तब प्रोफेशन की गरिमा बढ़ेगी, अदरवाइज प्रोफेशन की गरिमा धूमिल हो जाएगी, प्रोफेशन की गरिमा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए जब आपको डिग्री दी जाएगी, जब आप सीएमए की डिग्री लेने जाओगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास, तब आप अपना एक मेंबरशिप फॉर्म साइन करोगे। उसके साथ आपको दिया जाएगा एक बहुत मोटी बुक, बहुत लेंदी बुक दी जाएगी आपको। वो बुक का नाम होगा कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो अब मेंबरशिप लेने से पहले आपको साइन करना पड़ेगा कि जो जो बातें इस कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हैं, आप वो सारी की सारी फॉलो करोगे। जी हां, इसमें कई बार आपकी पर्सनल बातें भी लिखी होंगी। पर्सनल मतलब हाउ आर यू एक्सपेक्टेड टू बिहेव। आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो उसमें सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही होगा, उसके अंदर कोई और कलर आप यूज नहीं कर सकते। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मल्टीपल कलर्स रंगोली बनाई हुई है पूरी अपने विजिटिंग कार्ड पे, और फैंसी सा विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा। गरिमा को, प्रोफेशन की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। चीप चीप से आपने विजिटिंग कार्ड बना दिए, या अपने ऑफिस को आपने बहुत कलरफुल डेकोरेट कर दिया और अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा जाजी बना दिया, या विजिटिंग कार्ड पे अपनी फोटोग्राफ चिपका दी, ऐसे करके आपकी फोटोग्राफ है विजिटिंग कार्ड पे, अच्छा नहीं लगेगा, गरिमा को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपके जो बिहेवियर, आप जिस तरह बिहेव करोगे, आप जिस तरह समाज में बिहेव करोगे, वो भी भाई कौन गवर्न करेगा? कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स गवर्न करेगा। आपका बिहेवियर भी कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स बताएगा आपको बिहेव कैसे करना है। सर ये तो इंट्रूजन टू पर्सनल लाइफ हो गया। सर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूं, तो मेरा अपना वो है ना, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में मैं मान लूंगा आपकी बात, लेकिन सर पर्सनल लाइफ में क्यों मानूं? मैं पर्सनल लाइफ में तो नहीं मानूंगा मैं आपकी बात। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में आप मुझे बता दो विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, मैं नहीं करूंगा, समझ? सर क्या आप मेरी पर्सनल लाइफ में भी घुसोगे? आंसर इज यस, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी घुसूंगा। तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन अब तुम ना एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, तो तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो वो भी मैं देखूंगा, वो भी मैं जांच पड़ताल करूंगा उसकी। क्यों सर, आपका क्या मतलब है? हम प्रोफेशनली गुड बिहेवियर रखेंगे, पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, आपका क्या मतलब है सर? मतलब है कि प्रोफेशनल कोई गलत काम करता है, किसी को गाली देता है, किसी पॉलिटिशियन का तिरस्कार करता है, या किसी सीनियर पर्सन का तिरस्कार करता है, या कुछ विमेन का डिसरिस्पेक्ट करता है, या किसी का भी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो पता है अगले दिन की न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या आती है? हेडिंग आती है, डॉक्टर हेल्ड गिल्टी फॉर अब्यूज। तो जब आपको किसी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाती है ना, तो आप नहीं रहते, आप वो इंस्टीट्यूट बन जाते हो। आपको उस इंस्टीट्यूट से पहचाना जाता है, आपका बिहेवियर उस इंस्टीट्यूट को इंपैक्ट करता है, क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके होते हो। और आपके कंधों पे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, आपके इंस्टीट्यूट की भी इज्जत रखी होती है। और ये रीजन है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ गड़बड़ करोगे, तो भी मेरा अधिकार होगा उस पर क्वेश्चन करने का। एज अ प्रोफेशनल बॉडी मेरा अधिकार होगा आपको डांटने का, मेरा अधिकार होगा आपको पनिश करने का, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ गलत करते हो। क्योंकि अखबारों में क्या आता है भाई, अखबारों में आता है इंजीनियर चोरी
गुडविल को बरकरार रखो। इसीलिए कहा जाता है कि ना केवल हम प्रोफेशनली आपका बिहेवियर रेगुलेट करेंगे, बल्कि हम पर्सनली भी आपका बिहेवियर रेगुलेट करेंगे। आप पर्सनली कैसे बिहेव करते हो, आप इन पर्सन कोई गलती तो नहीं कर रहे, किसी तरह का फ्रॉड तो कमिट नहीं कर रहे, किसी से कोई भाई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज तो नहीं कर रहे, हाथापाई तो नहीं कर रहे, किसी से कानून आपने कभी हाथ में तो नहीं लिया। हमें यह भी देखना है कि आप पर्सनली बिहेव अच्छा करो। प्रोफेशनली तो हम देखेंगे देखेंगे प्रोफेशनली तो हम देखेंगे देखेंगे कि आप बिहेव अच्छा करो भाई, हम ये भी देखेंगे पर्सनली आप बिहेव अच्छा करते हो या नहीं। पर्सनालिटी वो लोग का जो अस्तित्व है वो सर्विसेज पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और सर्विसेज की गरिमा को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, जो आपकी पर्सनालिटी है। तो हमें ये चाहिए कि हम आपके बिहेवियर को रेगुलेट करें, हम आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करें जिसकी वजह से प्रोफेशन पे कोई आंच आ सकती है, लांछन उठ सकता है, क्योंकि हम प्रोफेशन पे लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो चैप्टर आज मैं शुरू कराने जा रहा हूं, मैं इसलिए मैंने शुरुआत में बोला भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा हल्के में लिया जाता है। लोग इसे इग्नोर करते हैं, और ठीक है ना, बोर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट इंस्टीट्यूट ने बोला है कि नाम ब्लैक एंड व्हाइट से लिखना है, मैंने थोड़ा सा रेड भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। अरे मैं एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, इंस्टीट्यूट को कहाँ पता लग रहा है, कहते हैं ना चल। अरे इंस्टीट्यूट में जो लिखी है गाइडलाइंस बिहेवियर की हमारे, ठीक है नहीं फॉलो करते, किसे क्या पता लगा, और क्या फर्क पड़ता है, छोड़ना। यही जो एटीट्यूड है ये बहुत गलत एटीट्यूड है। छोड़ना वाला जो एटीट्यूड है ये बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ा तो फिर एक दिन प्रोफेशन भी आपको छोड़ देगा। क्योंकि आप भले ही कितने इंटेलिजेंट आदमी हो, कितने स्किलफुल आदमी हो, कितने ही आपको कंट्रोल है कॉस्ट शीट पे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे, कॉस्ट ऑडिट पे, कितने लाखों करोड़ों टर्नओवर की कॉस्ट शीट पे का आपने कॉस्ट ऑडिट कर दिया है, लेकिन अगर आपको बोलने का सलीका नहीं है, अगर आपको बिहेव करने का सलीका नहीं है, अगर आपको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, तो भाई आप बिल्कुल भी प्रोफेशन में टिक नहीं सकते। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, ठीक है, तुमने मुझे आज तक जब भी देखा है, क्या कभी टी शर्ट में देखा है मुझे? कई टीचर्स हैं हुडी पहन के रिकॉर्डिंग करते हैं क्लास में, हुडी पहनते हैं उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, जीन्स पहनते हैं उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। खैर आप नीचे का तो पोर्शन कभी देख ही नहीं पाते, और मोस्टली नीचे वाले पोर्शन में हम पजामा ही पहनते हैं, चाहे हम ऊपर इतना भी फॉर्मल पहने में हो भी, ये सच बात है, ठीक है। तो वो बात अलग है, लेकिन क्या कभी आपने मुझे टी शर्ट पहन के रिकॉर्डिंग करते हुए देखा? मेरे चैनल पे जाओ, ठीक है, सी मैं निकलू होता, क्या कभी आपने उस चैनल में कोई भी एक ऐसी वीडियो आपको मिली है जहां मैंने टी शर्ट पहनी हुई हो या कैजुअल कपड़े पहने हुए हो? कहीं आपने एक ऐसी वीडियो देखी, या मैंने जो शर्ट पहनी हुई हो फ्लावर्स व्लावर्स बने हुए हो, जैसा डिजाइन बना हो, जैसे मैं बीच पे जा रहा हूं, क्या आपने कभी मेरी ऐसी कोई वीडियो देखी? आंसर इज नो, नेवर एवर। क्यों? क्या अगर मैं क्लास में टी शर्ट पहन के आऊं, क्या आप मुझे मना कर दोगे? आप तो नहीं सर, हम तो आपको टी शर्ट में देखना चाहते हैं, हम तो आपको स्वेट शर्ट में देखना चाहते हैं। सर आप स्वेट शर्ट पहनो, एक्सेसरी पहनो, लॉकेट पहनो, चेन पहनो, कितना अच्छा लगेगा सर, मजा आएगा सर आपको देख। सर स्पाइक्स करा लो, स्पाइक्स है ना, कलर करा लें, ब्लू बगंडी कलर करा लो, स्पाइक्स बना लो यहाँ पर सर, एकदम जबरदस्त लुक आएगा सर, ऐसा कुछ करके अल्लाह आप। और फिर पियर्सिंग करा लो सर, आईब्रो पे पियर्सिंग करा लो, यहाँ पर सर एक टैटू होना चाहिए, सनी लियोनी का टैटू, ऐसे सनी लियोनी खड़ी है, सनी लियोनी का टैटू होना चाहिए सर, ऐसा कुछ कराओ खतरनाक सा। सर क्या हो गया, क्या हाँ मैं सर कराओ, हमें तो सर उल्टा अच्छा लगेगा। जी हाँ मुझे पता है आप लोग कभी भी ऐतराज नहीं करोगे मैं ऐसा कुछ भी करूं, लेकिन मेरा मन गंवारा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 10 साल बिताए हैं बिग फोर्स में, फाइनेंशियल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और जहां हमें सबसे पहली चीज जो घुसते सिखाई जाती है वो है हाउ टू बिहेव, व्हाट नॉट टू डू। टैटूज आर एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। हाँ आप छुपा लो, ऐसी जगह बनवाओ जो छुप जाए कपड़ों से, दैट्स ओके, लेकिन यहां टैटू बनवाना इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। बाल लंबे लंबे रखना इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल। हमारे ऑफिस में थे आर्टिकल्स, बाल लंबे लंबे रख के लाते थे, पार्टनर्स उन्हें घर भेज देते थे वापस कि जाओ पहले बाल कटवा के आओ। कई महानुभाव लड़के होते थे, दाढ़ी बड़ी हुई है, ट्रिम नहीं कराई हुई, मेंटेन नहीं करी हुई, पूरी अनमैनेज्ड है, लंबी लंबी दाढ़ी है, एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल, एब्सोल्युटली। पार्टनर्स घर वापस भेजते, जाओ पहले आप शेव करवा के आओ फिर आना ऑफिस। दिस इज एक्चुअली हैपेंड। पार्टनर्स कपड़ों पे घर भेज देते थे। तो आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
नहीं है तो आपको कोई भी सीरियसली नहीं रहेगा. आई वॉन्ट टू इम्बाइब दिस virtue within you, and that is the reason why I make it a point that I always wear formal clothes whenever I am confronting you. मैं घर में रहता हूँ, मैं टी शर्ट पहनता हूँ, स्वेट शर्ट्स पहनता हूँ, या कुछ भी कैजुअल पहन लेता हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के बिफोर हूँ, आपसे रूबरू हूँ, always and always I would prefer to wear लेता था. भाई गर्ल्स का इंटरव्यू लेता था तो गर्ल्स को बहुत शौक होता है एक्सेसरीज पहनने का, है ना. इतने लंबे लंबे लटकने वाले इयररिंग्स गर्ल्स पहन के आती हैं इंटरव्यूज में. तो मैंने गर्ल से पूछा, हैव यू क्वालिफाइड सी इन फर्स्ट अटेम्प्ट? गर्ल कहती है यस आई हैव क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसका जो इयररिंग है वो कह रहा है यस 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 यस. इट इज एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल. आप डैंगलर्स पहन के इंटरव्यू टेबल पे नहीं बैठ सकते इंटरव्यूअर के आगे. ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल चीज है भाई, ये नहीं हो सकता. सॉरी, आप डैंगलर्स पहन के इंटरव्यू टेबल पे नहीं बैठ सकते, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है. यू शुड ऑलवेज वेयर स्टड्स जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो. आपके बाल एकदम टाइट होने चाहिए प्रॉपर्ली. आपको फॉर्मल पहनना है अगर आप गर्ल हो तो भी. आपको वाले कपड़े नहीं पहनने जहां पर यहाँ पर जो कंधा है वो ऐसे बाहर को निकला हुआ है, हवा में लहरा रहा है कंधा, ऐसे गोल 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 के निकला हुआ है, या कुछ आपने बहुत बड़ा काउ नेक पहना हुआ है. इस तरह की चीजें नहीं पहन सकते. इट्स एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल. ये चीजें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, बट ये आपके बिहेवियर में इम्बाइब होंगी. कैसे? दूसरों को देख के. जब आप देखोगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लेडीज काम करती हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह ड्रेसअप होते हैं, आप उनसे सीखोगे. तो मेरा एम फॉर्मल्स कपड़े पहनने का ये नहीं है कि मेरे को अच्छा लगता है फॉर्मल कपड़े पहनना और मैं सर कैजुअल पहनता ही नहीं हूँ. सर आपकी तो उम्र हो गई है ना, वैसे भी आप तो फॉर्मल ही पहनोगे, आप कहाँ हमारी तरह टी शर्ट और फंकी चीजें पहनोगे. ऐसी बात नहीं है. बट आई वॉन्ट टू इंस्टिल दिस हैबिट इन यू. Absolutely should meet the requirement of the situation that you are in, which is professional work. तो जी हाँ, इसी तरह के बिहेवियरल रेगुलेशंस, हमें बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस वाले चैप्टर में हम लोग भाई सीखेंगे. कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स का अलग अलग होता है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स का अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का अलग है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अलग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का अलग है, आर्किटेक्चर का जो इंस्टीट्यूट होता होगा उसका अलग है. तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का ये अलग अलग भाई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके बेसिस पे वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं रूल्स, और ये रूल्स फॉलो करने मैंडेटरी हैं. सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए इसकी इंपॉर्टेंस क्या. आपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया. मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गारंटी कर सकता हूं हर अटेम्प्ट में विदाउट फेल, हर अटेम्प्ट में 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से आता ही आता है. कुछ एक आध अटेम्प्ट गए होते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता, अदरवाइज हर अटेम्प्ट में आपको इसमें से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपको बोला जाएगा कि भाई एक सीएम में है जो ये हरकत कर रहा है, बताओ ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, क्या प्रोफेशनल एथिक्स है या नहीं. आपको ये चीज़ बतानी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ ये है फलाने फलाने शेड्यूल. तो हमने इसमें 2 शेड्यूल पढ़ेंगे. तो इस शेड्यूल में लिखा है कि ये मिसकंडक्ट है, इस शेड्यूल में लिखा है कि ये मिसकंडक्ट नहीं है. आपको ये चीज़ भाई अपने आंसर में लिखनी होगी. तो यस, मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर में से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आओ स्टार्ट करते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स, इनका रेगुलेशन क्या होता है, इनको कहाँ यूज करा जाता है, ये सारी चीजें हम अब देखने जा रहे हैं. ठीक है सर. सो कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये जो चार्ट है ना समराइज कर देता है हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई प्रोफेशनल एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स प्रोफेशनल एथिक्स के क्या हैं वो पढ़ेंगे. फिर एक को करना पड़ता है. ठीक है. अब ये मिसकंडक्ट भाई होता क्या है. ठीक है, हम बोल तो रहे मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. भाई ये होता क्या है मिसकंडक्ट, है ना. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप प्रोफेशन रिलेटेड कोई बिहेवियर में
गड़बड़ी करोगे उसे बोलेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर आपने बिना प्रोफेशन के पर्सनली कोई बिहेवियर में गड़बड़ी करी, आपने किसी के साथ हाथापाई करी, ट्रैफिक रूल तोड़े, किसी को गाली दी, ठीक है, सोशल मीडिया पे कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पोस्ट किया, ठीक है, तो वो आ जाएगा अदर मिसकंडक्ट पे, जहां आपकी पर्सनल लाइफ भी गवर्नड है। जी हां, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पैनी नजर रखना इंस्टीट्यूट का काम है। फिर अभी मेंबर इन प्रैक्टिस एंड अदर मेंबर्स। तो मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए रूल्स अलग होते हैं। मेंबर इन प्रैक्टिस मतलब जिसके पास सीओपी होता है वो होता है मेंबर इन प्रैक्टिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई, जब आप सीएमए फाइनल क्लियर करोगे तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा। मेंबरशिप नंबर लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप अपनी प्रैक्टिस खोल सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कहीं पर जॉब कर सकते हो, सर्विस में जा सकते हो। सर्विस में अगर गए तो सीओपी नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस अगर करोगे तो सीओपी मिलेगा। तो सीओपी लेके आप मेंबर इन प्रैक्टिस बन जाओगे, और जब आप मेंबर इन प्रैक्टिस बन गए तो फिर भाई आप पे जो मिसकंडक्ट के रूल्स लगेंगे वो थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे एज कंपेयर टू अदर रूल्स, ठीक है। ये हैं भाई अदर मेंबर्स के रूल। जो मेंबर सर्विस में होते हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं होते, उन पे क्या रूल्स लगते हैं वो हमारे तो भाई दो शेड्यूल में हमारे मिसकंडक्ट डिवाइडेड हैं। शेड्यूल 1 मिसकंडक्ट, शेड्यूल 2 मिसकंडक्ट। सर फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। शेड्यूल 1 मिसकंडक्ट हैं छोटे मिसकंडक्ट, कह लो लेस सिवियर मिसकंडक्ट, जो कम थोड़े से सिवियर हैं, जो छोटी मोटी गलतियां हैं। तो ये है लेस सिवियर मिसकंडक्ट, जो मिसकंडक्ट थोड़े से कम सिवियर हैं, कम अपराध हैं भैया। अपराध तो हैं, ठीक है, बट एक अपराध होता है कि किसी को आपने गाली दे दी, वो एक अपराध है। किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, वो बड़ा अपराध है, ठीक है। तो छोटा अपराध, बड़ा अपराध। तो शेड्यूल 1 में छोटे अपराध हैं जिनका जो पेनल्टी होगी या जो उनका जो दंड होगा वो कम होगा, हल्का होगा। शेड्यूल 2 में जघन्य अपराध, बड़े बड़े अपराध, जैसे मर्डर करना किसी को अपराध है, ठीक है। तो जघन्य अपराध, बड़े बड़े अपराध कहाँ होंगे? शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल इस तरह डिवाइड करे गए हैं कि भाई छोटे मोटे अपराधों के लिए हमने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अपॉइंट किया है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसमें भाई अपना डिसीजन देगा। अब देखो, अगर सारे के सारे अपराधों पे हम डिसिप्लिनरी कमेटी को लें, डिसिप्लिन कमेटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, हम सारे के सारे अपराधों के लिए उनको लें तो उनके पास तो समय नहीं बचेगा ना। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो छोटे अपराध हैं उनको हमने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को कहा, सर आप इनको रिजॉल्व करो। क्या होता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस बोर्ड को बनाता है, जो जिसमें अपने मेंबर्स होते हैं, सीएमए मेंबर्स होते हैं, और वो इन वाले अपराधों का दंड अपने मेंबर्स को सुनाते हैं, ठीक है। पार्ट हो सकते हैं भाई, कोई पुलिसकर्मी भी इसका पार्ट हो सकता है, कोई बाहर से एक्सपर्ट्स आए हुए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हुए, वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं, आरबीआई के लोग इसके पार्ट हो सकते हैं, एमसीए के लोग इसके पार्ट हो सकते हैं। तो डिसिप्लिनरी कमेटी एक बहुत बड़ी चीज है, और ये बड़े बड़े अपराधों को दंड देने के, एनालाइज करने के काम को करती है। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को। शेड्यूल 2 में है बड़े अपराध, यह डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी भाई छोटे छोटे सिर्फ सीएमएज नहीं होते इसके अंदर भाई, बाहर से कई एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है फील्ड में, जो अपने दिग्गज लोग हैं, माहिर लोग हैं, जिन्होंने पहले बहुत क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह के केसेस को हैंडल किया। क्योंकि देखो यहाँ पर ना कई बार क्रिमिनल केसेस भी फंसते हैं भाई, जैसे फ्रॉड। फ्रॉड एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो भी फंसता है भाई। सिविल केसेस भी इसमें फंसते हैं, हाथापाई करनी या किसी तरह का मिसकंडक्ट करना, वो सब इसमें आता है भाई शेड्यूल 2 में। तो शेड्यूल 2 है जघन्य अपराध, बड़े अपराध, जो डिसिप्लिनरी कमेटी के हाथ में होते हैं, जो डिसिप्लिनरी कमेटी जिनको एडजुडिकेट करती है भाई। तो ये दो तरह के हम शेड्यूल पढ़ेंगे, और दोनों का जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो अलग अलग हैं, जो उनका जजमेंट देती हैं वो अलग अलग हैं। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि किसी बंदे ने कुछ गलत काम किया सीधा उसे पेनल्टी दे दी, अरे उसे सुनने का मौका तो दो, उसे सुनो तो सही उसने ऐसा काम क्यों किया। कोई किसी को जब गाली देता है तो ऐसा थोड़ी कोई पागल है, सीएम में कोई पागल है रास्ते में चलते हुए किसी को भी गाली देता है, अरे पूछो तो इससे भाई तुमने गाली क्यों दी। तुम सीएम में हो, सीएम में प्रोफेशन की गरिमा को ध्यान रखना चाहिए था। बाहर के लोग कोई सीएम में थोड़ी है, पढ़े लिखे थोड़ी है, प्रोफेशनल थोड़ी है, तुमने गाली क्यों दी। तो जो वार्तालाप होगा, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, वो इन कमेटी द्वारा दिया जाएगा, इन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाएगा टू द
CMA is to the professionals. तो इनका भाई प्रोफेशनल वाकई कोई CMA की गलती थी या नहीं थी, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और हम कुछ और पेनल्टीज पढ़ेंगे। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में तो भाई भाई अपराध दिए हैं, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें अपराध पढ़ेंगे। तो अपराध क्या हो सकता है? फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर। आप मेंबर नहीं हो इंस्टीट्यूट के, आपने लिख दिया मैं CM में हूं, ठीक है। अब भाई ये जो होता है ना एरर, ये CM में क्वालिफाई करने के बाद मोस्टली बच्चे करते हैं, हालांकि इंस्टीट्यूट कोई एक्शन नहीं लेता। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, और आप सबका रिजल्ट आने वाला है भाई अब, ठीक है, कुछ ही महीनों में रिजल्ट आएगा, लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनल क्लियर्ड, और जैसे ही आएगा आप बावले से हो जाओगे, ठीक है। वो जो जिस पल का बेसब्री से आपको कई ज़माने से इंतज़ार था आपके सामने आ गया है। आप सबसे पहली हरकत पता है क्या करोगे? सारे सोशल मीडिया पे जाके अपने नाम के आगे लिख दोगे CMA 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 CMA, सारे सोशल मीडिया पे जाके। टेक्निकली ये सही है या गलत है? गलत है। जब तक आपके पास मेंबरशिप नंबर नहीं आ जाता तब तक आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हो, और तब तक आप इन अल्फाबेट्स को CMA यूज नहीं कर सकते अपने नाम के आगे। वो तो ठीक है, इमोशनली इट इज राइट, क्योंकि आप इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली आप ये काम करते हो, चलो चलेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली टेक्निकली बोलूं, लॉ के अकॉर्डिंग बोलूं, तो आप इस वाले सेक्शन में फॉल करते हो, फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर। तो भाई ऐसा है, ये सारे जो अपराध है ना, ये सब हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो यहाँ मैं रीड नहीं करता, ये बस आप अपने रजिस्टर में कॉपी कर लो। मैं आगे बढ़ता हूँ, और डिटेल में जब हम इन्हें पढ़ेंगे तब मैं आपको इनका डिटेल बताऊंगा। अभी आप बस इन्हें कॉपी कर लो अपने रजिस्टर पे। और चलो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी अपराध की बात नहीं कर रहे, कौन कौन से अपराध इसमें शामिल हैं, अभी जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जनरल बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कोड्स को लाया गया है। पर्पस क्या है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक को लाने का? पर्पस क्या है कि हम इस कोड को भाई लाए हैं, इसको हमने मान्यता दी है, हम इसे फॉलो करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं। इसका पर्पस क्या है, यूज क्या है? सर मैं क्यों कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करूं, सवाल उठता है ना मन में। इनका यूज क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है क्रेडिबिलिटी। जो आज मानता है ना, जो आज ट्रस्ट है प्रोफेशन के ऊपर, क्रेडिबिलिटी का मतलब ट्रस्ट, लिख लो यहां पर, क्रेडिबिलिटी का मतलब ट्रस्ट। जो आज प्रोफेशन का के लिए ट्रस्ट है ना, जो लोग मानते हैं कि हाँ CM में है, इनके साइन अगर इन्होंने साइन कर दिया तो कॉस्ट सही निकलेगी, जो ये ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट फैक्टर हमें कंटिन्यू करना है। और अगर हमने चीप हरकतें करनी शुरू कर दी, ये ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोगों के अंदर ये ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमको अपना ट्रस्ट बरकरार रखना है लोगों के अंदर। सबसे तो ट्रस्ट बनाना है और फिर ट्रस्ट बरकरार रखना है, इसलिए हमें अपने कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स भाई चाहिए ही चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो भाई जो भी इंफॉर्मेशन हम सोसाइटी को दे रहे हैं, चाहे वो अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के रूप में, चाहे अपनी कॉस्ट शीट के रूप में, चाहे कॉस्ट स्टेटमेंट के सर्टिफिकेशन के रूप में, चाहे और भी, चाहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो इनकम टैक्स एक्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन आया उसमें हमारा सर्टिफिकेट होता है, उसके रूप में अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा मैकेनिज्म है जिससे इंफॉर्मेशन भाई हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, अगर लोग उस पर विश्वास करें, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमें प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, हमें प्रोफेशनल एथिक्स को भाई यूज़ करना चाहिए, हमें प्रोफेशनल एथिक्स को मानना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर टी शर्ट और जीन्स पहन के आऊँगा ना, या कोई फंकी कपड़े पहन के आऊँगा ना, तो हो सकता है आप एक बार को एक्साइटेड हो जाओ, लेकिन आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, ना सीरियस नहीं, क्लास में ना सीरियसनेस नहीं आई, और क्लास में तो इतनी शायद सीरियसनेस की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप एज्यूम करो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, आपका CM में क्लियर हो गया, कैंपस प्लेसमेंट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, और आपने क्या पहना हुआ है, हुडी पहनी हुई है, गोल्डन कलर की, रेड कलर की, ब्राइट कलर की, मरून कलर की हुडी पहनी हुई है, और गॉगल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और हेयर कलर कराया हुआ है, स्पाइक कराया हुआ है, आप इंटरव्यू टेबल पर बैठ जाओ, सबसे पहला इंप्रेशन जो इंटरव्यूअर को आएगा वो यह आएगा कि ये बंदा सीरियस नहीं है। CM में डिग्री तो मिल गई, पास तो हो गया, लेकिन सीरियसनेस इसमें नहीं है, इसकी बॉडी लैंग्वेज में, इसके ड्रेसिंग सेंस में सीरियसनेस नहीं है। तो वो सीरियसनेस, वो क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्ट अगर आप किसी भी प्रोफेशन में लाना चाहते हो, अगर आप किसी भी
CSC/SCM में प्रोफेशनल के अंदर लाना चाहते हो तो ये ट्रस्ट, ये क्रेडिबिलिटी आएगी प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करके, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। जी हाँ, प्रोफेशनलिज्म एक प्रोफेशन में ही होता है। क्या कभी सुना है प्रोडक्टिज्म? प्रोडक्टिज्म, प्रोडक्ट में प्रोफेशनल नहीं, प्रोडक्ट में प्रोडक्टिज्म कुछ नहीं सुना। प्रोडक्ट में तो भाई क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट यूज करने के बाद क्या हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है नहीं, बस प्रोडक्ट की बात खत्म। प्रोडक्ट में आपने कभी नहीं सुना होगा प्रोडक्टिज्म, लेकिन प्रोफेशन में सुना होगा प्रोफेशनलिज्म। बिजनेस में कभी सुना है बिजनेसिज्म? सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना। प्रोफेशनल में सुना है प्रोफेशनलिज्म। तो ये प्रोफेशन का ही स्पेसिफिक फीचर है कि हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो एडिक्वेट होना चाहिए। आवर बिहेवियर शुड बी एब्सोल्युटली इक्वल टू व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स। देयर हैज टू बी प्रोफेशनलिज्म। क्वालिटी ऑफ सर्विस, और यकीन मानना अगर ये बिहेवियर हम अपना अच्छा रखते हैं ना, अगर हम बिहेवियर पे अपने ध्यान देते हैं ना, तो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ती है, क्योंकि हम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्वालिटी भी बढ़ेगी। अगर हम डिसिप्लिन हैं, अगर हम कपड़े पहनने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, चलने के तरीके में अगर अपना सुधार लाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस विल डेफिनेटली इंक्रीज। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये भाई वही बात हो गई क्रेडिबिलिटी की, जैसे ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट वर्दी सर्विसेज होती हैं, तो कॉन्फिडेंस जो आएगा सर्विसेज के प्रोविजन पे, सर्विसेज के भाई रेंडर करने पे, वो ट्रस्ट तभी आएगा, वो कॉन्फिडेंस दूसरे आदमी को तभी आएगा कि भाई ये आदमी मेरा काम कर सकता है क्या। नोटिस आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, क्या ये आदमी उस नोटिस को जवाब देके इस मैटर को खत्म करा सकता है क्या। ये कॉन्फिडेंस हमारे क्लाइंट के पास कब आएगा? जब वो हमारे बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म देखेगा, जब वो हमारे बिहेवियर में सीरियसनेस देखेगा। तो भाई मैं क्लास में जब फेस टू फेस क्लास चलती है तो कई बार मैं कमेंट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे कि भाई तुम्हारा ध्यान तो सारा फैशन में रहता है। क्लास में कोई स्टूडेंट आता है एकदम फैशनेबल बन के, है ना, गर्ल्स आती है मेकअप वेकअप करके, सुबह उठ के पता नहीं मेकअप करने का टाइम कैसे मिलता है, आई डोंट नो, बट आती है मेकअप वेकअप करके, बहुत ज़्यादा क्लास में बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहती हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहती हैं। मैं उन पर कमेंट करता हूँ कि भाई ये डिनोट कर रहा है कि आप हल्के से नॉन सीरियस हो, ये डिनोट नहीं कर रहा कि आप पढ़ते नहीं हो या आप नालायक बच्चे हो, ऐसा नहीं, लेकिन हल्के से आप नॉन सीरियस हो, जिसकी वजह से अगर आपकी रैंक आ रही होगी तो रैंक नहीं आएगी, आप सिर्फ पास होगे, या अगर आप पास हो रहे होगे तो आप पास नहीं होगे, आप 1-2 नंबर से फेल हो जाओगे, ये आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो कॉन्फिडेंस ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, दूसरे आदमी का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो आप में सीरियसनेस देखेगा, आपके बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म देखेगा, और आपके बिहेवियर में एक एडिक्वेट जज्बा देखेगा प्रोफेशनल वर्क करने का। सो ये है भाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं वो भाई इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाए गए हैं। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत जो कोड ऑफ एथिक्स को भाई फॉलो करते हैं, और वो सिद्धांत जिनके बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं वो ये हैं, ये सिद्धांत। अच्छा लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रिंसिपल्स पूछे गए, ऑब्जेक्टिव तो कभी नहीं पूछा गया, प्रिंसिपल्स पूछे गए, ठीक है। अच्छा अब इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म देखना क्या है, IC-COP। IC-COP, मैंने देखा पुलिस वाला। तो प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो क्या है, वो एक तरह से मॉरल पुलिसिंग ही तो कर रहे हैं हमारी, हम बिहेवियर में सही रहें, है ना, मॉरल पुलिसिंग है हमारी, जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं ना मॉरल पुलिसिंग, कि भाई हम मॉरली सही हैं, हम क्या सही काम कर रहे हैं, हम क्या सही बिहेव कर रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स हमको गवर्न करते हैं ना, मॉरल पुलिसिंग। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये भी हमें क्या कह रहे हैं, ये हमारी मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, ये हमारे बिहेवियर की पुलिसिंग कर रहे हैं, बिहेवियर हमारा ठीक है नहीं, ये इस चीज़ को भाई देख रहे हैं और गवर्न कर रहे हैं, इसे कहते हैं मॉरल पुलिसिंग। तो जो मॉरल पुलिसिंग है इसकी वजह से मैंने इसका जो एब्रीविएशन बनाया वो क्या बनाया, IC-COP। IC-COP, ICCOP इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे याद रखने हैं, 5 पॉइंट याद रखने हैं। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है जो प्रोफेशनल एथिक्स को गवर्न करता है वो है इंटेग्रिटी। भाई आप इंटेग्रिटी रखो, ठीक है। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, इंटेग्रिटी का मतलब है आप ऑनेस्ट रहो। इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काम को करने के लिए, आप ऑनेस्ट रहो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, तभी आपको बोला जाएगा आप इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप एक क्वालिफिकेशन देनी है और उसे घुमाए जा रहे हो, बैंग ऑन पॉइंट नहीं बोल रहे,
ठीक है, आपको सीधे से बोलना है फिक्स एसेट का वैल्यू गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने लैंग्वेज को घुमा दिया, आप कह रहे हो ऑल दो फिक्स एसेट हैव बीन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लोडिंग कॉस्ट इज नॉट एडेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, आपको एक लाइन में खत्म कर देना था, फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड इम्प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स इट, और आप घुमा रहे हो बात को, घुमा रहे हो ताकि आदमी दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाए। सो दिस मीन्स दैट यू लैक इंटेग्रिटी, आप में इंटेग्रिटी नहीं है। इंटेग्रिटी का मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी का मतलब बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहे, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इज, आपको अगर एथिकल बनना है तो सबसे पहली चीज आपको क्या माननी पड़ेगी, आप इंटेग्रिटी के साथ वर्क करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सम्मान के साथ वर्क करो, आप सच्चाई के साथ वर्क करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, सही को सही और गलत को गलत कहने का अनुमान आपका होना चाहिए, और वो कहने का आपके पास भाई गट्स होने चाहिए, करेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। जैसे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कोई एक सही है वो सही है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। आप बिना बायस के, बिना कॉन्फिडेंस को लूज करे, बिना इन्फ्लुएंस के आप सही को सही और गलत को गलत कहते हो, इसको बोलते हैं भाई ऑब्जेक्टिविटी। फेयर, अनबायस्ड या अनइन्फ्लुएंस्ड, जब आप कोई ओपिनियन देते हो वो फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, अनइन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए, ये भाई आपका डिनोट करता है ऑब्जेक्टिविटी। आप ऑब्जेक्टिव हो एज एन ऑडिटर या एज अ प्रोफेशनल, आप ऑब्जेक्टिव हो। तो यह भाई दूसरा प्रिंसिपल हमारा, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इन योर वर्क। वर्क में आप ऑब्जेक्टिविटी रखो, आप ऑनेस्टी रखो, इंटेग्रिटी रखो, फेयर अनबायस्ड अप्रोच रखो। नेक्स्ट कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब है भाई स्किल, आप में स्किल होना चाहिए काम करने का, और जो काम आपको नहीं आता आप साफ साफ मना कर दो, ये मैं नहीं कर सकता भाई, ये मुझे नहीं आता, ये मेरे परव्यू में नहीं है, मेरा कॉम्पिटेंस नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरी। जरूरी थोड़ी है पैसे के लालच में हर काम उठा लेना जो भी मार्केट में आ रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। कई काम को मना भी कर देना पड़ता है, नहीं सर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कॉस्ट ऑडिट का एक्सपर्ट हूं, आप मेरे से कॉस्ट ऑडिट कराइए, मैं कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं जानता, मैं मैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग करनी नहीं जानता, साफ साफ मना करो। मुझे मर्ज एंड एक्विजिशन का ड्यू डिलिजेंस करना नहीं आता, साफ साफ मना करो कि नहीं सर मैं जिस चीज में कॉम्पिटेंट हूं, मैं जिस चीज में एफिशिएंट हूं, मैं उसी चीज का बस काम करूंगा, या उसी चीज का मैं बस निर्वाह करूंगा, मैं आलतू फालतू कोई चीज नहीं करूंगा, आप साफ साफ ये चीज बोल दो। सो you have to be competent in your work, and wherever you are not competent you have to clearly say a no, you have to deny taking those services where you are not confident कि हाँ आप ये services undertake कर लोगे क्या, ठीक है। So competence is another virtue. Confidentiality, confidentiality मतलब आपको अपने बिजनेस की, अपने क्लाइंट की बातें सेफ रखनी है, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी विदाउट हिज और हर परमिशन। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी किसी को डिस्क्लोज करने की, परमिशन लो पहले क्लाइंट से और फिर डिस्क्लोज करो। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ वेरी गुड, वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स की बात है भाई, बिहेवियर की बात है, सिद्धांत की बात है, ठीक है, उसूल कायदे नियम की बात है, ठीक है। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। देन प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हिंट किस चीज की तरफ करता है, आपके बिहेवियर की तरफ। आपका जो बिहेवियर है वो परफेक्ट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आपको डेटा नहीं दे रहा, आपने ईमेल पे गालियां लिख के दे दी 2-4, गलत है भाई। आपने रूड लैंग्वेज लिख दी ईमेल पे, नहीं गलत है। तो मैं जब काम करता था तो मेरे मैनेजर ने एक चीज सिखाई थी मुझे, फोन पे चाहे जितनी मर्जी गालियां दे दो, कभी ईमेल पे कुछ रूड वर्ड्स लिख के मत भेजना, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट हो जाता है। वैसे तो मैं कहता हूँ आपको फोन पे भी कभी रूड नहीं होना चाहिए, रूड होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो पावर है भाई। मान लो आपने क्लाइंट को कहा डेटा दे दो, उसने नहीं दिया, है ना, आपके पास पावर है, आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो डेटा हैज नॉट बीन गिवन टू मी। क्या जा रहा है इसमें, रूड होने की क्या बात है, या गुस्सा होने की क्या बात है, या बदतमीजी करने की क्या बात है, कुछ भी नहीं है। आप एक ईमेल भेजो क्लाइंट को, डियर मिस्टर सो एंड सो, it has been requested several times that details of debtors should be provided to us, it has not been provided till date, please let us know if you have the details, otherwise we'll put a qualification in the cost audit report. Simple. ऑडिटर को कभी ऊंची आवाज करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी आवाज ही बहुत बुलंद होती है, उसकी आवाज ही बहुत ऊंची होती है। तो ऑडिटर को कभी भी आवाज ऊंची करने की जरूरत पड़ती नहीं, पड़ेगी ही नहीं ऑडिटर को भी आवाज ऊंची करने की जरूरत, ठीक है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड रखो हमेशा, बिहेवियर अपना अप्रोप्रिएट रखो, बिहेवियर अपना सही रखो, आपका जो बिहेवियर सही है उस बिहेवियर से अपना
भाई निर्वाह करो, बिहेवियर के साथ काम करो, तो आपका प्रोफेशन कभी भी मतलब सफ़र नहीं करेगा, प्रोफेशनल एथिक्स आप कभी भी तोड़ोगे नहीं। ठीक।